हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। आप एस्टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीडीपी को लेकर सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि क्या पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का सीडीपी का जो सिलेबस है वो सच में सेम है या फिर इनमें कुछ डिफरेंस होता है। आज हम सीडीपी का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे, चाहे लेवल 1 की बात करें, चाहे लेवल 2 की बात करें और चाहे लेवल 3 की बात करें। देखिए, जो एस्टेट एग्जाम है ये 3 लेवल में होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जो आपका लेवल 1 है पीआरटी और लेवल 2 है टीजीटी, उसका जो सिलेबस गिवन है वो एग्जैक्टली सेम दिया हुआ है। और जो पीजीटी है, पीजीटी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जिनकी हम बात करेंगे कि पीजीटी में कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हुए हैं। सिलेबस देखने में आपको सेम लग सकता है, लेकिन यहां पर जो बच्चों की एज ग्रुप है, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल है वो अलग होता है। जैसे जो बच्चा पीआरटी के लिए जाना चाहता है तो वो पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएगा। तो पीआरटी वालों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 6 से 11 वर्ष के बच्चों को ध्यान में रखकर, यानी 6 साल से लेकर 11 साल तक बच्चे में किस तरीके की चेंजेस आते हैं, किस तरीके से उन्हें पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए, इन सबको बेस मानकर जो पीआरटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसी तरीके से जब हम टीजीटी की बात करते हैं तो यहां पर जो टीचर बनते हैं वो 6 से 8th क्लास के टीचर बनते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे 11 साल से लेकर 16 साल के बच्चे को टारगेट करके पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। 1-2 साल का गैप बच्चों में देखने को मिलता है। तो अगर आप टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 11 से लेकर 16 साल तक के बच्चों को समझना पड़ेगा, किस तरीके के चेंजेस उनके लाइफ में आते हैं जब वो 11 से 16 साल के होते हैं। और इसी तरीके से जब हम पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी के जो टीचर होते हैं वो 9 से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इनको जो बच्चों को समझना पड़ेगा वो 14 से 17 साल के बच्चों को इनको समझना पड़ेगा। देखिए, आप यहां पर एज में आप ये मत सोचना यहां पर कोलैप्स हो गया है। बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जब हम सीडीपी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, हर एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे से अलग होता है, हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट का रेट है वो अलग होता है। इसीलिए बच्चों की जो एज है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो कैरेक्टरिस्टिक 12 साल की उम्र में शो कर रहा है, हो सकता है कोई बच्चा 13 में शो करता हो, कोई बच्चा 14 में शो करता हो। तो डिफरेंस कहां है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम 1 बाय 1 टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें किस तरीके की चीजें हैं आपके साथ। देखिए, पहला आता है आपका बाल विकास की पहली यूनिट आती है। पहली यूनिट में क्या दिया हुआ होता है? विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हमें सीडीपी पढ़नी ही क्यों है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं 0 से 18 साल के बच्चे को। 0 से लेकर 18 साल के बच्चे में किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसमें चेंजेस आते हैं। चेंजेस शारीरिक रूप से भी आते हैं, मानसिक रूप से भी आते हैं, सांवेगिक रूप से भी आते हैं, भाषिक रूप से भी आते हैं, नैतिक रूप से भी आते हैं। हर तरीके के चेंजेस हम बच्चे को पढ़ते हैं। और ये हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें इन बच्चों के साथ डील करना होता है। जब आपके पास स्कूल में बच्चा आता है तो जो बच्चा आता है वो लगभग आपका 6 वर्ष का बच्चा आता है। तो हमें 0 से 5 वर्ष की पहले की स्टडी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि बच्चे की जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रारंभ में बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस रहे वो उसके आगे आने वाले जो भी चेंजेस होंगे उसके लिए नींव का काम करते हैं, फाउंडेशन का काम करते हैं। तो 6 साल के बच्चे को समझने के लिए आपको उसका पहले जो भी उसके चेंजेस रहे, जो भी एक्सपीरियंसेस उसके हैं, जिस भी तरीके की फाउंडेशन बनी है, आपको वो भी समझना होता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपको पढ़ना है कि बच्चे किस तरीके से डेवलप होते हैं, किस तरीके से बच्चे में चेंज आते हैं जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। बच्चों के विकास के सिद्धांत यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशेष की तरफ होता है। 2 दिशाएं होती हैं, स्फेलोकोडल होती है, प्रोक्सिमो डिस्टल
क्रिस्टल होते हैं, डेवलपमेंट हमेशा एक सीक्वेंस में होता है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण के प्रभाव के कारण होता है। यानी जो विकास है, बच्चे में जो चेंज आ रहे हैं, जो 6 प्रकार के चेंज आ रहे हैं, वो ना तो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी और ना तो सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट, दोनों के प्रोडक्ट के कारण आते हैं। ये टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो ना तो सामाजिक होता है और ना ही वो असामाजिक होता है। जैसे जैसे वो अपने परिवार के कांटेक्ट में आता है, अपने आसपास के लोगों के कांटेक्ट में आता है, तो बच्चे का सोशलाइजेशन है वो शुरू होता है। इसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है। सॉरी, यहां पर हम प्राथमिक और द्वितीयक सोशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। शिक्षक, माता पिता और जो उसके समवयस्क होते हैं वो किस तरीके से बच्चे के सामाजिकरण को प्रभाव डालते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। अच्छा, किसी को पता है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास और सामाजिकरण है वो किस तरीके से डिफरेंट है? अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा, आप मुझे ये भी बताना कि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप एस्टेट 2025 वाले कैंडिडेट हैं। मुझे थोड़ा सा आपके बारे में आइडिया होना चाहिए कि मैं कौन से बच्चों के साथ डील कर रही हूं, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान कर सकूं। फिर उसके बाद 3 आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पियाजेट, कोहलबर्ग और वाइगोस्की। पियाजेट हैं वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है। इन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात की है, स्कीमा के बारे में बात की, असिमिलेशन के बारे में बात की, अकोमोडेशन के बारे में बात की। इन्होंने बच्चे को छोटा वैज्ञानिक कहा है। फिर हम कोहलबर्ग के बारे में बात करेंगे। इन्होंने अपनी थ्योरी है वो अगेन 3 स्टेजेस में दी, 6 लेवल में दी। बच्चे का जो नैतिक विकास है वो किस तरीके से होता है। बच्चा किसी भी चीज को सही और गलत मानता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा किसी भी चीज को सही और गलत क्यों मानता है, उसके पीछे की जो रीजनिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वाइगोस्की है, ये भी एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है जो मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेंगे जब वो अपने समाज के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इनकी थ्योरी में प्राइवेट स्पीच यानी निजी वाणी आती है, ZPD आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन है वो ये तीनों थ्योरी आपको दे देती हैं। फिर आता है आपका बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। जो पहले ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा था वहां पर टीचर सेंटर में होता था, यानी टीचर है वो अपने अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा रहा होता था। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहती है, यहां पर बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखना है। जो भी बच्चे के इंटरेस्ट है, जो भी बच्चे का सीखने का तरीका है, जो भी बच्चे की सीखने की गति है, उसको ध्यान में रखकर आपको बच्चे को पढ़ाना है। कोई भी चीजें बच्चे पर थोपनी नहीं है, यानी हीरो कौन है यहां पर, बच्चा यहां पर हीरो है। फिर आप देखेंगे बुद्धि की अवधारणा और आलोचनात्मक परीक्षण। जो इंटेलिजेंस है उसकी अवधारणा, हम इंटेलिजेंट बच्चे को सिर्फ मार्क्स के बेस पर, ग्रेड के मार्क्स पर किसी भी बच्चे को हम इंटेलिजेंट नहीं कह देंगे। इंटेलिजेंसी में बहुत सारी चीजें आती हैं, आप अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कैसे कर पाते हो, आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकाल पाते हो, ये सब चीजें आपकी बुद्धि के अंदर आती हैं। और बुद्धि की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है बहुआयामी थ्योरी, यानी मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, जो किसने दी थी, गार्डनर साहब ने दी थी। भाषा और चिंतन के बारे में वाइगोस्की और पियाजेट को रिलेट करके भाषा और चिंतन के बारे में पूछा जाता है। वाइगोस्की कहते हैं कि पहले बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद बच्चे में थॉट का डेवलपमेंट होता है। और पियाजेट है ये बिल्कुल उल्टे हैं, ये कहते हैं कि पहले बच्चे में थॉट का डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट होता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है आपको। फिर उसके बाद हम देखेंगे लैंगिकता एक सामाजिक निर्मित है, यानी जेंडर है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसमें हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पढ़ेंगे, यानी लैंगिक रूढ़िवादिता पढ़ते हैं जो परंपरागत तौर से चली आ रही है कि अगर आप लड़के हैं तो आप ये करेंगे और अगर आप लड़की हैं तो आप ये करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय और धर्म, यानी हर एक बच्चा है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। 2 जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो बच्चे को जब भी आप पढ़ा रहे हैं, जब भी आप बच्चे
के साथ डील कर रहे हैं तो बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, बच्चे में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उनको आपने ध्यान में रखना है और उनको ध्यान में रखकर ही बच्चे को आपको पढ़ाना है। तभी आपको कोई टीचिंग मेथड डिसाइड करना है, तभी आपको TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसका यूज करके आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अधिगम हेतु आंकलन, अधिगम के लिए आंकलन के बीच में अंतर, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी ये असेसमेंट के टाइप हैं। जब आप बच्चे का असेसमेंट क्लास के दौरान कर रहे होते हैं, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ रहे होते हैं, अंतःक्रिया हो रही होती, जब असेसमेंट होता है तो वो असेसमेंट आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होते हैं, जिसको आप रचनात्मक भी कहते हैं, जिसको आप अधिगम के लिए लर्निंग भी, अधिगम के लिए आंकलन भी कहते हैं। ये टाइप ऑफ असेसमेंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। CCE की बात होती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। आपको बच्चे का मूल्यांकन सिर्फ अंकों के आधार पर, ग्रेड के आधार पर नहीं करना है, बल्कि आपने बच्चे का 360 डिग्री इवैल्यूएशन करना है। एकेडमिक्स का भी इवैल्यूएशन करना है और जो को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, जैसे बच्चे ने डांस में पार्टिसिपेट किया, जैसे बच्चे ने कोई ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कोई साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, तो हर तरीके से आपको बच्चे का असेसमेंट करना है। फिर उसके बाद शिक्षार्थियों की तत्परता के स्तर, यहां पर बच्चे का जो रेडीनेस है, यानी बच्चे का तैयार होना जरूरी होता है। तैयार होने का मतलब क्या है? बच्चा शारीरिक रूप से भी तैयार हो, मानसिक रूप से भी तैयार हो और इमोशनल रूप से भी तैयार। मतलब बच्चे को जब तक तैयार नहीं होगा तब तक आप नहीं सिखा सकते। ये वही बात हो गई कि प्यासे को आप कुएं के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन आप उसे सिखा नहीं सकते, आप उसे पढ़ा नहीं सकते। कक्षा में अधिगम एवं आलोचनात्मक थिंकिंग, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी जब आपको कोई भी कोई चीज बताता है तो आप उसको जस्ट मान नहीं लेंगे, बच्चा उसके ऑथेंटिक सोर्स से उसको वेरीफाई करेगा, उसके सही और गलत की जांच करेगा, तभी उस चीज को मानेगा। बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग है, वो आपको एनहेंस करनी है। बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी आपने क्लासरूम में बच्चे को कुछ भी पढ़ाया, जैसे आपने बच्चे को एडिशन करना सिखाया, आपने बच्चे को सब्ट्रैक्शन करना सिखाया, और अगर आप बच्चे को 100 रुपए देकर एक क्लास आप एक दुकान पर भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ 100 रुपए में से आप 10 रुपए की ये चीज लेने आना, 25 रुपए की आप ये चीज ले आना, और वहां पर जाकर बच्चा एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर यूज कर पा रहा है, अपना कैलकुलेशन सही से कर पा रहा है, तो यानी आपने बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो डेवलप कर दी है। बहुत अच्छे से हम समझेंगे एग्जांपल्स के साथ, बहुत अच्छे से वीडियोस के थ्रू, AI वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैं आज आपके साथ जुड़ी हूं, टिल एग्जाम तक मैं आपके साथ जुड़ी रहने वाली हूं, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर दूसरा आपकी यूनिट आती है, इसमें है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि हर एक बच्चे को इंक्लूड करके चलना है, चाहे बच्चे में किसी भी तरीके के डिफरेंसेस हैं, आपको बच्चे को किसी भी तरीके से सेग्रीगेट नहीं करना है। जहां पर आप वंचित और सुविधाहीन सहित विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे। चाहे बच्चा किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी समाज का है, किसी भी कल्चर का है, कोई भी भाषा बोलता है, चाहे बच्चे में किसी भी तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे बच्चे बोल नहीं सकते, चाहे बच्चे सुन नहीं सकते, चाहे बच्चे में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, हर एक बच्चे की नीड को ध्यान में रखकर हर एक बच्चे को एक ही क्लासरूम में आपने पढ़ाना है। यही आपकी समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये हर किसी इंसान को पता भी होना चाहिए। अधिगम संबंधी कठिनाई, क्षति और बाध्यता आदि लर्निंग, यानी इसमें हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया क्या होता है, जिस बच्चे को पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, और ये कहीं भी गारंटी नहीं है कि जिस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है उस बच्चे का IQ से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी अगर कोई गिफ्टेड बच्चा है जिसका IQ 130 से ज्यादा है, उस बच्चे को भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ये हम बहुत अच्छे से समझेंगे। डिफरेंट के प्रतिभाशाली बच्चे, यानी जिनका IQ लेवल है वो 130 से ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, अगर इनको बार बार रिपीटेड टास्क आप देंगे तो ये बोर हो जाएंगे। क्रिएटिव बच्चे होते हैं, जिन बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग नहीं होता, क्रिएटिविटी का मतलब होता है जब भी बच्चे के सामने कोई भी एक समस्या आती है तो उसका
सॉल्यूशन वो एक नए ढंग से निकालने की कोशिश करता है, वो बच्चे आपके सृजनात्मक बच्चे होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स होती हैं, यानी हो सकता है जिन बच्चों को हियरिंग इंपेयरमेंट हो, यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते या फिर जो बच्चे देख नहीं सकते, जो बच्चे बोल नहीं सकते, जिन बच्चों का हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, इन बच्चों के साथ आप किस तरीके से डील करेंगे, ये सब चीजें हम समझने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है आपका अधिगम और शिक्षा शास्त्र, यानी आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, वो आपकी 3rd यूनिट आती है। बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे विद्यालय निष्पादन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं। जब भी बच्चा असफल होगा, बच्चे की कहीं भी कोई गलती नहीं है, गलती है एजुकेशन सिस्टम की, गलती है आपकी, जो टीचिंग मेथड आपने यूज किया, जिस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चे के लिए फिट नहीं होता था। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि आपकी जो भी लर्निंग नीड्स हैं, आपको जहां पर भी प्रॉब्लम लगती है कि मैम हमें यहाँ प्रॉब्लम है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी नीड्स का, और दूसरा आप मुझे बताना कि आप हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट रहने वाले हैं, ताकि मैं अपना लेसन प्लान उसी अकॉर्डिंग कर सकूं। यहां पर और पढ़ेंगे हम शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं। जब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस हो रहा है तो टीचर को किस तरीके की टीचिंग मेथड यूज करने चाहिए ताकि हर एक बच्चे की नीड पूरा हो सके, किस तरीके का अप्रोच, किस तरीके का दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर बच्चा कोई भी गलती कर रहा है तो उन गलतियों को क्या मानना चाहिए, उन गलतियों को बाधा मानना चाहिए या फिर ये मानना चाहिए कि ये गलतियां हैं, ये बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को बता रही हैं कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, बच्चे की गलतियां किस प्रकार से हो रही हैं। अगर बच्चा कोई भी गलती करता है तो उस गलती को हम एज ए रेफरेंस रखेंगे कि बच्चा इस तरीके से सोच रहा है, और गलतियां हैं वो सीखने का एक पार्ट होता है। जब भी कोई भी बच्चा सीखता है तो गलतियां होना स्वाभाविक है, वो कोई बाधा नहीं है। फिर हम देखेंगे समस्या समाधान करता एक वैज्ञानिक अन्वेषण। देखिए, लिटिल साइंटिस्ट के रूप में बच्चा, ये पियाजेट कहते हैं कि बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेगा, आपको उसे कुछ ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दे। अच्छे एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जहां पर बच्चा जिन चीजों के साथ एक्टिविटी करके सीख पाए। और टीचर का रोल क्या होता है, टीचर का रोल एज ए फैसिलिटेटर होता है। जहां पर भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चा उस समस्या का समाधान जब वो ढूंढ रहा है तो टीचर उसकी मदद करे। टीचर कभी भी उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बताएगा, टीचर सिर्फ उसको संकेत देगा, उसको क्लूज देगा कि बच्चा इस तरीके से तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो। बच्चों के अधिगम के वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक चरणों के रूप में समझना, ये मैंने अभी आपको बताया। संज्ञान और स्वेग, जो आपका कोग्निशन है और जो आपकी इमोशन है वो किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। चाहे किसी भी तरीके के डेवलपमेंट की बात हो रही हो, चाहे आपकी सामाजिक की बात हो रही हो, चाहे आपकी नैतिक की बात हो रही हो, चाहे आपके शारीरिक की बात हो रही हो, चाहे आपके संज्ञानात्मक की बात हो रही हो, हर तरीके का जो डेवलपमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ है तो बच्चा अपनी लर्निंग पर, अपने अधिगम पर फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे को फियर फ्री एनवायरनमेंट देने की जरूरत होती है, जहां पर बच्चा फ्री हो, जहां पर वो अपने जो थॉट्स हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनको वो शेयर कर पाए, वो अपनी डेली लाइफ से जो भी चीजें रिलेटेड है उनको कनेक्ट करके सीख पाए। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को देना है। अभिप्रेरणा एवं अधिगम, अधिगम के लिए, सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अभिप्रेरित नहीं होंगे, मोटिवेशन नहीं होगी, तब तक लर्निंग नहीं होगी। यानी जब तक आपके एग्जाम की डेट नहीं आ जाएगी, वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आपको जॉब चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको अपने परिवार की जो स्थिति है उसको ठीक करना है, या फिर आपको नेम चाहिए, आपको फेम चाहिए है, आपको गाड़ी बंगला जो कुछ भी चाहिए है, जो चीज को आप फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके लिए मोटिवेशन होती है। और मोटिवेशन कब आती है? जब आपको नीड होती है, जब आपको आवश्यकता होती है। बिना आवश्यकता के, बिना नीड की, यहां पर जो मैस्लो की थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ये सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अधिगम में योगदान देने वाले व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक, बच्चे की जो लर्निंग है, बच्चा जो भी है
बच्चा आज जो भी है वो सिर्फ अपनी वजह से कभी भी नहीं होता। बच्चे की पर्सनैलिटी में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं उसमें उसका उसका खुद का रोल कम होता है और उसके आसपास के इन्वायरमेंट का रोल ज्यादा होता है। लर्निंग है वो कभी भी अकेले में एकांत में नहीं होती। लर्निंग हमेशा एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। जितना ज्यादा बच्चा ग्रुप में सीखेगा लर्निंग उतनी ही उसकी बढ़िया होगी, क्योंकि बच्चे आपस में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं कि इस चीज को लेकर मेरे ये एक्सपीरियंसेस हैं, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं, तो इससे जो उनका ज्ञान है वो बढ़ता है। तो ये सब चीजें हैं, ये कॉमन है। और जो आपका पीजीटी है उसमें कुछ टॉपिक और हैं, जैसे फ्रॉयड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। सिगमंड फ्रॉयड हैं, इनका जो सिद्धांत है वो बहुत फेमस है। इन्होंने कॉन्शियस माइंड की यानी चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन की बात करी है। यानी जो भी चीजें आप गुस्से में निकालते हो ना कि ये बात मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी मैंने कह दिया, वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर थी, इसलिए आपने वो कह दिया। अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज नहीं होती तो वो चीज आपके जुबान पर कभी भी नहीं आती। जो भी आपकी दमित इच्छाएं होती हैं, जो इच्छाएं आपकी कभी पूरी नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं जाकर आपके अचेतन मन में जाकर स्टोर हो जाती हैं। और जब सिमिलर सिचुएशन आती है तो वो एकदम से निकल के आती हैं और वो आउटब्रस्ट हो जाती हैं। इसमें इड, ईगो, सुपर ईगो की बात की, यानी इदम की बात की, अहम की बात की, परा अहम की बात की, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। इरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये पहली थ्योरी है, इसको हम लाइफ स्पैन थ्योरी कहते हैं। इसमें ये पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो सिद्धांत दिया वो जन्म से लेकर मृत्यु तक दे दिया कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट है, वो मां के गर्भ से शुरू होकर और कब्र तक चलता रहता है। देखिए बच्चा, दो चीजें हैं, एक तो आता है आपका बाल विकास। क्या है? बाल विकास यानी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, और एक आता है आपका मानव विकास। मानव विकास यानी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में है इसको हम 0 से 18 वर्ष मानते हैं, और जो आपका मानव का डेवलपमेंट है ये वोम्ब टू टोम्ब जाता है, वोम्ब टू टोम्ब जाता है। हमारे पास एज ए टीचर बच्चे हैं वो 18 साल तक के बच्चे होते हैं, इसीलिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। किसकी? चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे यही होते हैं। वैसे बच्चे का किसी भी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो वोम्ब से टोम्ब जाता है। मां के गर्भ में ही बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है, और जब तक वो मृत्यु पर्यंत तक, जब तक वो कब्र में नहीं चला जाता, तब तक डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। फिर उसके बाद है आपकी बेंडूरा का सामाजिक अधिगम, संकल्पनाएं और आलोचनात्मक परीक्षण। बेंडूरा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी थी बेंडूरा की, कि जो भी हमारे समाज में हो रहा है उसको देखकर, उसका अवलोकन करके भी बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। ये था आपकी सीडीपी का सिलेबस, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश की है। आपको कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एस्टेट के लिए आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, थ्योरी की भी लाइव क्लासेस होने वाली हैं और आपकी एमसीक्यू की भी लाइव क्लासेस डेली होंगी। आपको कौन से टॉपिक में कहां प्रॉब्लम है या फिर कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी लगाई जाए, आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके बारे में जान सकूं कि मेरी ऑडियंस कौन सी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।